नमस्कार दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। प्रायिकता के क्वेश्चंस हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर रहे थे और आपने देखा होगा प्रायिकता के क्वेश्चन करते करते आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि आप चाहे जिस लेवल का प्रायिकता का क्वेश्चन हो आप निपटा सकते हैं। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रायिकता की एक मूलभूत जो सिद्धांत है, अनुकूल कंडीशन बते कुल कंडीशन, इसी पर बेस्ड है सारे क्वेश्चंस। लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या और पढ़ा? प्रायिकता जो है कभी भी 0 से छोटी नहीं और 1 से बड़ी नहीं होती, तो प्रायिकता लाई करती है 0। अच्छा, इसको ऐसे भी मैंने भी लिखा था कि प्रायिकता जो है बिलोंग्स करती है 0 और 1 के क्लोज्ड इंटरवल में। दूसरी चीज, किसी इवेंट के घटने की प्रायिकता और उसके अपोजिट इवेंट के घटने की प्रायिकता, इन दोनों का एडिशन ऑलवेज 1 रहता है। और उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि अपवर्जी घटनाएं वे होती हैं जो या और से कनेक्ट होती हैं, ऑफर टाइप का हमें महसूस कराती हैं, या तो ऐसा होगा या वैसा होगा। तब हम उन प्रायिकता की इवेंट जो होती हैं उनको ऐड करके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। दूसरी बात, स्वतंत्र घटनाएं, वे घटनाएं जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं, दोनों एक साथ घट सकती हैं, वे स्वतंत्र घटनाएं होती थी। और इनको हिंदी में और शब्द से जोड़ा जाता था, इंग्लिश में एंड से जोड़ा भी कभी कभी आता है। जैसे मैंने कहा था उस दिन कि मैं क्वेश्चन भी कर लूं पास भी हो जाऊं, तो क्वेश्चन भी कर लूं पास भी हो जाऊं, दोनों काम भी से कनेक्ट है। क्वेश्चन कर लूं और पास हो जाऊं और से कनेक्ट है। वे घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती थी और उनमें हम मल्टीप्लाई इस्तेमाल करते थे। उसके बाद एनसीआर का फॉर्मूला क्रमचय संचय में हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख इसलिए दे रहा हूं ताकि इसका हमने इस्तेमाल करना है। एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, फिर एनपीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये आपका फॉर्मूला क्रमचय का होता है और ये ऊपर वाला फॉर्मूला संचय का होता है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, प्रत्येक फेंक में 3 से बड़ा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। अब प्रत्येक फेंक में 3 से बड़ा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, भाई कुल चांस क्या है? एक तो दिमाग में हमें भाई प्रायिकता का मूलभूत जो कंडीशन है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, वो यही कहता है कि कुल कंडीशन कितनी है, अनुकूल कंडीशन कितनी है, दोनों पता कर लो। तो पहले कुल कंडीशन कितनी है, कुल कंडीशन देखो कितनी है। एक पासे को जब फेंकोगे तो कितनी कंडीशन पैदा होती है? 1 2 3 4 5 6 बिंदु होते हैं अधिकतम, तो 6 आपके पास कुल कंडीशन हो गई। बोलते ना 1 2 3 4 5 पंजा, फिर 6 छक्का, तो 6 कंडीशन आपके पास टोटल है। आप क्या चाहते हो? अनुकूल में, अनुकूल में चाहते हैं हम 3 से बड़ा अंक। और 3 से बड़ा कौन कौन सा अंक होता है? या तो 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। इनमें से कोई सा भी आ जाए, आपका काम चल जाएगा। यानी कुल कितनी कंडीशन हुई, इनकी संख्या कितनी है, अनुकूल की संख्या ही तो पता करनी है। कितनी संख्या है? 3 कंडीशन आपकी अनुकूल है और 6 कंडीशन आपकी कुल है। पासा फेंक दिया, पासा फेंकते ही प्रायिकता पता करो, तो प्रायिकता कहती है आपकी 2 बार चाहिए ये घटना, 2 बार। तो पहली बार 3 से बड़ा आ जाए और दूसरी बार भी 3 से बड़ा आ जाए। मैंने कहा ना, और या भी जब आएगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। पहली बार 3 से बड़ा आने दो, पहली बार 3 से बड़ा, पहली बार 3 से बड़े आने के अनुकूल कंडीशन 3 थी, टोटल कंडीशन हमारे पास 6 थी। क्लियर है क्या? अब जब टोटल कंडीशन 6 थी हमारे पास, अनुकूल 3 है, तो ये पहली बार 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हो गई। और माने मल्टीप्लाई। अब मैं ये भी तो चाहता हूं कि दोबारा जब पासा फेंका जाएगा तब फिर से 3 से बड़ा अंक आएगा, तो फिर से यही काम, 3 से बड़ा अंक आने की अनुकूल कंडीशन, टोटल कंडीशन, मारपीट कर लो। 1/2 ये भी है और 1/2 ये भी है, 1/4 आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो गया। दैट मीन्स 4 बार आप ये प्रयास करोगे तब एक बार ऐसा हो पाएगा कि 2 बार 3 से बड़ा अंक प्राप्त होगा। अब एक चीज और, अब इस नई चीज में आप देखेंगे कि जब प्रोबेबिलिटी में कोई एक घटना घटती है इतने बार नहीं घटती, इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करेगा। जैसे मैंने दिया है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता अगर स्मॉल p से रिप्रेजेंट करें और उसके न घटने की प्रायिकता को स्मॉल q से रिप्रेजेंट करें, फिर ये पूछा जाए n में से r बार इस घटना के होने की प्रायिकता, तो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे p इज इक्वल टू प्रायिकता जो होगी NCR स्मॉल p की पावर r स्मॉल q की पावर n माइनस आर। ये स्मॉल p घटने की प्रायिकता है, तो r बार तो घटना घटी थी ना, इसलिए इसके ऊपर वही घात आ गई जितने बार ये घटना घटी। q काय की प्रायिकता थी न घटने की, तो इसके ऊपर वही घात आई जितने बार घटना न घटी। n में से जब r बार घट चुकी तो n माइनस r बार न घटी। क्लियर हुआ क्या? फिलहाल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन कहता है आपसे, एक पासे को 5 बार फेंका जाता है,
तो किसी निश्चित अंक के 4 बार ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। अब कोई निश्चित अंक कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, कुछ भी। किसी निश्चित अंक की अगर बात करूं तो उसके ऊपर आने की प्रायिकता क्या है? निश्चित अंक तो अकेला ही है, निश्चित अंक चाहे जो हो, है तो अकेला ही, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। टोटल 6 है मेरे पास, तो निश्चित अंक के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है? लिख ही देता हूं लैंग्वेज में। निश्चित अंक के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करना है, मैंने लिख दिया। मान लो एक कोई अंक था 6 में से 1/6 हो गई, तो ऊपर ना आने की प्रायिकता क्या होगी? ना आने की जो प्रायिकता है वो आपकी स्मॉल क्यू होगी। और जब भाई एक बार 6 में से 1 आया तो 5 बार नहीं आया ना वो अंक, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 - 1/6 आने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो। अपोजिट इवेंट में ऐसे ही तो बताया है, अपोजिट इवेंट में। अब एक चीज सुनिए आप, अपोजिट इवेंट जब आपको मिल रही है कि आने की ये है, ना आने की ये है, दोनों का एडिशन 1 होता है, तो मैंने क्यू निकाल दिया 1 - 1/6। 5/6 आपको फाइनल क्यू की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है? पी मिल गया, क्यू मिल गया, कितने में से? 5 बार में से 4 बार आ जाए वो निश्चित अंक। तो सीधा सा फॉर्मूला रहेगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए, क्या कि NCR P की पावर R और Q की पावर N-R। फॉर्मूला जो कहते हो लिखा है केवल 5 में से 4 बार आना की प्रायिकता 1/6। कितने बार आना है? कि 4 बार, तो ऊपर 4 घात। Q का मतलब ना आने की प्रायिकता 5/6। कितने बार नहीं आना? जब 4 बार आना है तो 1 बार नहीं आना, यानी 5 - 4, या 1 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। कैलकुलेशन करने का काम बाकी है। 5C4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 - 4। 1/6 का मतलब 1/6 की पावर 4, इधर 5/6 की पावर 1। कोई दिक्कत किसी को? बढ़िया। आगे ये 5 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 बनेगा, नीचे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 बचेगा, और इधर 5 ऊपर और नीचे 6 की घात 5 हो जाएगी। 4 से 4 खत्म, 5 की घात 2। तो फाइनल आंसर आपका बन जाएगा P = 5 की पावर 2 यानी 25, 25 और नीचे 6 की पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट देखिए, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं। यह कहता है किसी जहाज के बंदरगाह पर सुरक्षित लौटने की प्रायिकता 1/5 है, यानी 5 में से 1 बार लौटने की क्षमता रखता है। 1/5 प्रायिकता उसके लौटने की है। फिर कहा है प्रत्याशित 4 जहाजों में से कम 3 के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता क्या है। मतलब 4 अगर गए हैं किसी युद्ध में या कहीं भी, उनमें से बंदरगाह पर लौटना है, तो 3 के कम से कम 3 के, कम से कम 3 का मतलब क्या है? 3 तो लौटे ही लौटे, 4 लौटे अच्छी बात, लेकिन 3 से कम ना लौटे, इसकी प्रायिकता हमें पता करनी है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। लौटने की प्रायिकता को आपने क्या कह दिया? लौटने की जो है वो स्मॉल p है, 1/5 दे रखी है, तो न लौटने की क्या हो जाएगी? ये तो आप जानते हो, 1 में से घटा दो। लौटना न लौटना अपोजिट टाइप की इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में पहले ही बोल रखा है हमने, एक इवेंट को 1 में से घटा दो दूसरी मिल जाती है, दूसरी को 1 में से घटा दो पहली मिल जाती है। तो मैंने 1 में से इसको घटा दिया, मुझे मिल गया 4/5, क्योंकि 5 कम 5, 5 में से गया 4/5। मुझे प्रायिकता दोनों मिल गई। जहाज 4 गए थे, कम से कम 3 लौटने, तो प्रायिकता चाहिए मुझे काय की? कम से कम 3। इसका क्या अर्थ है कम से कम 3 लौटे? इसका अर्थ ये है या तो 3 लौटे या 4 लौटे। बात एक ही है भाई, कम से कम 3 में तो यही है ना कि जैसे आपसे कोई कह दे भाई कम से कम 80% नंबर लेके आना, तो 80% का मतलब क्या है कि 80% तो ले आओ, अच्छी बात है। 85 ले आओ तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन 80 से कम ले आओ तो भाई हो सकता है आपको पिटाई लग जाए घर पे कि भाई 80 से कम नहीं लाने थे। तो वही चीज यहां 3 से कम नहीं रखना, 3 से ज्यादा चल जाएगा। 3 लौटने हैं, कितने में से? 4 जहाजों में से। जब 4 में से 3 लौटने, फॉर्मूला अपने पास अभी अभी इस्तेमाल हुआ है, फिर इस्तेमाल करते हैं। NCR 4 में से 3 लौटने की प्रायिकता 1/5, कितने लौटाना चाहता हूं? 3। नहीं लौटने की प्रायिकता 4/5, कितने नहीं लौटाना चाहता? 1 नहीं लौटाना चाहता। तभी तो टोटल 4 थे। लौटने हैं 3, नहीं लौटना 1। क्लियर हुआ? या
क्या करूं इसकी जगह पर? प्लस कर दो, क्योंकि अपवर्जी घटनाओं में सीख के आ रहे हो। या का मतलब प्रायिकता कहती है, प्लस कर दो। 4 लौटाने, 4 में से 4 लौटने की प्रायिकता 4 और ना लौटने की कहाँ है ना लौटने की? 4/5 ना लौटने की प्रायिकता। देखो दिख रहा है क्या? ना लौटने की प्रायिकता। हाँ, तो 3 यहां लौटने थे, लौटने की घात 3, न लौटने की घात 1। यहां 4 लौटने थे तो लौटने वाली घात 4 और न लौटने वाली 0, क्योंकि चारों ही तो लौटने थे, न लौटने वाला तो कोई है ही नहीं। कैलकुलेशन का पार्ट आसानी से निपटा लीजिए। 4C3, अब देखिए डायरेक्ट करने की आदत डालिए। 4C3 का मान डायरेक्ट 4 होता है। अब ये कैलकुलेशन जैसे जैसे करोगे ना, प्रैक्टिस से ये चीजें आएंगी, रटने से नहीं। तो 4C4, 4C3 का मान मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट 4, लेकिन मैं करके दिखाता हूं। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4-3। 1/5 की घात 3, 1/5 की घात 3 का मतलब 125, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे 125। उधर 4/5 है, प्लस है बड़ा सा। 4C4 का मान 1 होता है। ये चीजें मैं बता दूंगा, कैलकुलेट करोगे तो कट के 1 ही आएगा। लो कर ही लो। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4-4 और 1/5 की घात 4, 625 हो जाएगा, क्योंकि 25 पंजे 625 पंजे 125 पंजे 625। कैलकुलेशन फिर कराओ। देखो ये 3 है, ये 4 है, 4 तो बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 बचेगा अंदर। नीचे फैक्टोरियल 3 है, यहाँ 4 है, नीचे 625 है। इधर गौर से देखो, ये कट गया, इसका मान 1, 1/625 बच गया। ये 3 कट गया, 4 चौक 16 और 1 ये वाला 17/625 अपना आंसर बनेगा। तो अपना आंसर होगा प्रायिकता का 17/625। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक ना होने पाए। 4 चौक 16 और 1 17/625, कुल मिला के अपना आंसर ये आ गया। एक और मजेदार क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये इंटरमीडिएट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंद हैं, दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंद हैं। पहले एक थैला बना लीजिए, मान लो एक थैला ये है, दूसरा थैला ये है। पहले वाले में क्या है? 4 सफेद और 2 ब्लैक, 4 व्हाइट और 2 ब्लैक पहले थैले में। दूसरे में चले जाओ, 3 व्हाइट हैं, 3 सफेद हैं और 5 काली माने 5 ब्लैक हैं। अब होता क्या है, दोनों थैलों से एक एक गेंद निकाली जाती है और फिर ये कहा जाता है कि प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों गेंदें सफेद हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, विद इन लाइन कंप्लीट करना है। पहली व्हाइट चाहिए, दूसरी व्हाइट चाहिए, यही तो प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। पहली व्हाइट, दूसरी भी व्हाइट, दोनों सफेद तभी तो होंगे जब पहली भी सफेद निकले और दूसरे थैले से निकले वो भी सफेद निकले। तो पहले थैले से सफेद निकालो, पहले से सफेद। देखना क्वेश्चन में करते क्या है, पहले थैले से सफेद निकले और दूसरे थैले से भी सफेद निकले। ये भी और क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी सफेद निकलने की प्रायिकता और उसकी सफेद निकलने की प्रायिकताओं का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों सफेद हो पाएंगी। करते हैं, पहले सफेद इसमें से निकालो। 4 अनुकूल हैं हमारे आज और टोटल 6 है, और का मतलब गुणा। दूसरे से भी सफेद निकालो, 3 अनुकूल हैं, टोटल 8 है हमारे पास, 5 3 8। कैलकुलेशन करनी थी, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 1/4। आपका इस बात का आंसर आ गया कि दोनों गेंदें सफेद रंग की हैं। इसी में एक क्वेश्चन मैंने और चिपकाया कि दोनों गेंदें समान रंग की हैं तो प्रायिकता क्या निकालते। तब प्रायिकता आपसे पूछी जाती क्या कि दोनों गेंदें समान रंग की हैं, तो ये कब पॉसिबल है कि दोनों समान रंग की हो? सोच सकते हो दोनों समान रंग की कब हो सकती हैं? या तो दोनों सफेद हो तो भी समान रंग की कहलाएंगी, या दोनों काली हो तो भी समान रंग की कहलाएंगी। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं लैंग्वेज में भी, दोनों सफेद या दोनों काली। और ये या जो बन में शब्दों का खेल है इस पूरे मैथमेटिक्स में, जो शब्दों को पकड़ना सीख गया मैथमेटिक्स का बादशाह है। दोनों सफेद, पहली भी सफेद और दूसरी भी सफेद। अभी तो किया था, पहली भी सफेद 4/6 पहले से, दूसरी भी सफेद 3/8, या दोनों काली का मतलब पहले से भी काली निकालो, ब्लैक 2 थी, टोटल 6 थी, और दूसरे से भी काली निकालो, तभी तो दोनों काली हो पाएंगी। दूसरे से भी काली निकालो, काली 5 थी और टोटल हमारे पास 8 थी। काटपीट इनकी भी करो थोड़ी बहुत। 4 से 2 बार कटा था, 3 से 2 बार कटा था, 1/4 तो ये आया था, उसके बारे में सोचो।
2 चौक 8, ऊपर 5 और नीचे 24, और जब इन दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे तो एलसीएम 24 प्राप्त हो जाएगा। 4 6 24 और 5 यानी 11/24 आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था कंपटीशन के लिहाज से भी। देखिए अब कुछ और बात करते हैं। तमाम क्वेश्चन हम लोग कर चुके, तमाम कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके। अब एक चीज हमारी छूटती है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कंडीशन है आपके साथ, कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन लगी हुई है? सपोज करो ऐसा हो जाए कि सचिन के शतक लगाने की प्रायिकता इतनी है और उसके बाद बॉलिंग में 5 विकेट लेने की प्रायिकता इतनी है, और फिर कोई क्वेश्चन ये आ जाए इस प्रकार से कि सचिन शतक तो लगा देता है, अब इस बात की प्रायिकता ज्ञात करोगे वो 5 विकेट भी लेगा। मतलब एक चीज गिवन है, एक कंडीशन गिवन है, उसी पर बेस्ड है अब सेकंड कंडीशन, तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे इन्होंने कहा है यदि E1 और E2 दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। E1 की जो घटना की प्रायिकता वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर नीचे 0 आ जाएगा तो फिर अनंत हो जाएगा ना, इसलिए। और ये कहा है कि E1 घटना के बाद E2 घटने की प्रायिकता, जो घटना दी गई है वो नीचे आ गई। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका होगा। जो घटना दी गई है वो हमेशा नीचे आ गई, दी गई चीज हमेशा नीचे आती है। और जो आपको ज्ञात करना है वो E2 के घटने की प्रायिकता ज्ञात करना है। जब E1 घट गई और E2 चाहिए तो E1 तो घट चुकी, E2 चाहिए तो E1 और E2 जहां दोनों घटेंगे वहीं तो ये बात हो पाएगी। तो इसलिए ऊपर इंटरसेक्शन आता है। एक क्वेश्चन से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब इस फॉर्मूले पर आधारित एक सवाल भी देखते हैं। किसी विद्यालय की कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, जिसमें 50 ने गणित, 40 ने सांख्यिकी और 10 ने दोनों विषय ले रखे हैं। किसी छात्र को यादृच्छिक चुना जाता है और वह गणित का छात्र है। गणित का छात्र है मतलब छात्र तो चुन लिया और वो गणित का है, यानी ये गिवन प्रोबेबिलिटी है, गिवन कंडीशन है, E1 है। जैसे E1 और E2 दो घटनाएं थी, एक पहले से गिवन होती थी और दूसरी की बात करते थे, तो गणित का तो वो छात्र है। अब क्या चाहता है? अब वो कहता है तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि वह सांख्यिकी का भी छात्र है। दैट मीन्स E1 मेरे लिए आज है क्या? गणित। E1 का मतलब है गणित और E2 का मतलब है मेरे लिए आज सांख्यिकी। क्लियर है क्या? अब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि गणित का होने की प्रायिकता है क्या। कितने छात्र गणित के थे? 50 छात्र गणित के थे। 80 में से 50 छात्र ने गणित ले रखा था, तो मैं तुरंत कहूंगा 50 अनुकूल कंडीशन है और टोटल 80 विद्यार्थी थे, यानी 5/8 आपका आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात अगर होती तो कितने छात्र सांख्यिकी के थे? निकाल लो ऐसी। 40 छात्र सांख्यिकी थे, टोटल 80 थे, 1/2 आपका आंसर आ गया। चलो ये भी क्लियर। अब उन्होंने ये भी तो कहा था 10 छात्र ऐसे थे जिन्होंने दोनों विषय ले रखे थे, तो मैं कहता हूं E1 और कॉमन थे E2 के साथ, यानी गणित और सांख्यिकी दोनों के थे, तभी तो इंटरसेक्शन आया। इनकी प्रोबेबिलिटी अगर बात करेंगे आप तो 10 छात्र थे, टोटल छात्र 80 थे, 1/8 इस बात की प्रायिकता आ गई कि वे दोनों विषय ले रखे थे उन छात्रों ने। अब क्वेश्चन कहता है आपका एक छात्र चुना जाता है और वो गणित का पाया जाता है। दैट मीन्स E1 तो हो गई घटना, E1 घटना तो हो गई कि वो गणित का तो है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि वो सांख्यिकी का भी है। सांख्यिकी का होने के लिए गणित का पहले से है, सांख्यिकी का भी हो जाए, इसका मतलब गणित का है ही है, सांख्यिकी का भी हो जाए, तो दोनों ही तो हो जाए, तभी तो हमारी बात पूरी हो पाएगी। गणित का गिवन है, सांख्यिकी का मांग रहे हैं, तो गणित और सांख्यिकी दोनों का हो जाए, दैट मीन्स कॉमन हो जाए, दैट मीन्स इंटरसेक्शन वाली कंडीशन बनेगी। इसीलिए इंटरसेक्शन ऊपर रहता है इस फॉर्मूले में, इस्तेमाल करिए। तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी E1 और इंटरसेक्शन E2। यही तो चाहता हूं मैं कि दोनों का हो जाए। और गिवन क्या है? कंडीशन नीचे आती थी कुल कंडीशन या गिवन कंडीशन। क्या गिवन है इस बार? इस बार E1 तो गिवन है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये गिवन था। कैलकुलेशन का पार्ट आपका आसान है, 1/8 ये प्रोबेबिलिटी अभी निकाली थी, नीचे E1 की प्रोबेबिलिटी निकाली थी 5/8, और जैसे ही कैलकुलेट करोगे 8 से 8 खत्म, 1/5 आपकी प्रोबेबिलिटी इस बात की आ गई कि यदि वो छात्र गणित का चुना गया था तो उसके सांख्यिकी का भी छात्र होने की प्रायिकता 1/5 है। क्लियर? तमाम क्वेश्चंस करने के बाद अब आप इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अपनी अपनी बुक से क्वेश्चंस को करिए। मैं अपनी तरफ से प्रोबेबिलिटी की आपके काम भर की चीजें दे चुका हूं,
अब आप क्वेश्चंस करिए, समस्या आने पर अवगत कराइए।